हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू टेक ऑर्थोपेडिक असेसमेंट। ऑर्थोपेडिक असेसमेंट कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थोपेडिक असेसमेंट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पहला है हमारा सब्जेक्टिव एंड दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो जब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की, तो सब्जेक्टिव पार्ट में हमें क्या करना है, पूरी पेशेंट की इंफॉर्मेशन लेनी है। किस तरीके से पेशेंट का नेम, एज, सबसे पहले हम बात करते हैं नेम, then age, sex, occupation, chief company। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेशेंट की नेम की। पेशेंट का नाम क्या है, फिर एज, फिर उसके बाद सेक्स, मेल है फीमेल है, या फिर हम बात करेंगे अब फिर ऑक्यूपेशन की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइन सिम्टम्स आर एसोसिएटेड विद ऑक्यूपेशंस। सो इफ पेशेंट, अगर पेशेंट का काम जो आपके पास आया है बहुत ज़्यादा खड़े रहने का है, या लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग का है, या लॉन्ग टाइम तक सेटिंग का है, तो प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है ऑर्थोपेडिक कंडीशंस। और बात करते हैं हम लास्ट चीफ कंप्लेंट। जो चीफ कंप्लेंट होती है, ध्यान रखिए, उसे सिर्फ हमें पेशेंट की लैंग्वेज में लिखना है। किस तरीके से लिखना है पेशेंट की लैंग्वेज में। अगर पेशेंट ने बोला मुझे पेन हो रहा है, तो हमें सिर्फ पेन लिखना है। नो यूज़ अवर साइंटिफिक वर्ड्स, हमें अपने वर्ड यूज़ नहीं करने हैं, कोई भी मेडिकल टर्म यूज़ नहीं करनी है। चीफ कंप्लेंट हमें पेशेंट की लैंग्वेज में लिखना है। आफ्टर दैट इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ इलनेस। प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ इलनेस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्थोपेडिक असेसमेंट। प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ इलनेस में जो भी पेशेंट चीफ कंप्लेंट बताता है, चीफ कंप्लेंट को हमें अपनी लैंग्वेज में इलैबोरेट करके लिखना होता है। ओके, देन अब हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री टेकिंग की। तो जब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट में हिस्ट्री टेकिंग की, तो अब हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री की। जो हिस्ट्री है, जब हमने प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ इलनेस की बात करी थी, तो उसमें हमने चीफ कंप्लेंट को इलैबोरेट किया था। अब हम हिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी हिस्ट्री आती है प्रेजेंट हिस्ट्री। प्रेजेंट हिस्ट्री का मतलब ये है कि जो अभी प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, वो कब से हो रही है। जैसे पेशेंट ने कहा मुझे पेन हो रहा है, या मुझे टिंगली नमनेस आ रहा है, या मेरे को हाथ मोड़ने में दिक्कत हो रही है, हाथ इंटरनल रोटेशन, या मतलब पीछे हाथ करने में, हाथ ऊपर करने में, ये सारी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ इलनेस में पूछेंगे डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम। मीन्स कि कब से हो रहा है ये पेशेंट को। दूसरा हम पूछेंगे उसको मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, मतलब कि ये जो इंजरी आपको हुई ये कैसे हुई। यहाँ आ जाएगा आपका मैकेनिज्म। जब आप मैकेनिज्म की, उसके बाद मोड, उसके बाद किस तरीके से हुआ, एंड लास्ट वन हम बात कर रहे हैं कंडीशन। हम पेशेंट से पूछेंगे कि जब से आपको ये कंडीशन हुई आपकी इम्प्रूव हुई है, या वर्स्ट मतलब बढ़ गई है, या फिर स्टैटिक जैसी थी वैसी की वैसी ही है। और लास्ट में हम देखेंगे मस्कुलर वीकनेस, कि पेशेंट को किसी तरीके की मस्कुलर वीकनेस तो नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड, पेन हिस्ट्री। पेन हिस्ट्री का मतलब ये है कि पेशेंट को किस तरीके का पेन हो रहा है, रेडिएटिंग पेन हो रहा है, या फिर लोकलाइज्ड पेन हो रहा है, रेफर्ड पेन हो रहा है, पेन किस तरीके का है। तो हमें यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ पेन लिखना है। हिस्ट्री ऑफ पेन में लिखना है कब से है, ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम, आपको पेन कब से है वो पूछे लिखना है। देन टाइप ऑफ पेन लिखना है। फिर बात करते हैं हम पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री का मतलब है कि पास्ट में जो पेशेंट है उसको ब्रोंकियल अस्थमा, टीबी, डायबिटीज़, या फिर हाइपरटेंशन, या कोई भी फ्रैक्चर इंजरी, या कोई भी ऐसी ट्रॉमेटिक इंजरी तो नहीं हुई है। तो हमें यहाँ पर पास्ट हिस्ट्री में उसके बारे में पास्ट में लिखना है। देन फैमिली हिस्ट्री। कुछ कंडीशंस ऐसे होती हैं जो वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में पास आउट होती हैं, तो इसलिए हमें फैमिली हिस्ट्री लेनी पड़ती है। जैसे हम डायबिटीज़ की बात कर ले, वो भी हो सकता है, या फिर कोई अदर कंडीशन जैसे अस्थमा वगैरह है, तो ये सारी कंडीशंस एसोसिएट हो सकती हैं। तो अब हम बात करें पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में हम स्मोकिंग और अल्कोहल ले सकते हैं कि अगर किसी को अल्कोहल
और अगर कोई सिगरेट ये सब कुछ ले रहा है तो कितना लेता है अमाउंट पर डे। ठीक है, फिर लास्ट है हमारी सोशो इकोनॉमिकल हिस्ट्री। जो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस की अगर हम बात करें तो इसको जो निकालने का एक तरीका होता है वो है हमारा कुपूज। इस कुपूज जो मेथड है इससे हम सोशो इकोनॉमिकल हिस्ट्री निकाल सकते हैं। ये एक चार्ट के फॉर्म में होता है। उस चार्ट में आपका 0 to 29 आपका ग्रेड्स दिए होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू चार्ट देख के हम ये उसका सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस हम कैसे किसी का मेजर कर सकते हैं। कुपूज मेथड से हम देख सकते हैं। यहाँ पे हाँ एक चार्ट अवेलेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप उस पेशेंट को ग्रेड दे सकते हो। नाउ लास्ट टाइम हम मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में ये देना है कि प्रेजेंट मेडिकेशन ऑफ पेशेंट, कि अभी कोई पेशेंट किसी तरीके की मेडिसिन तो नहीं ले रहा है। जैसे कोई अगर हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, बीपी, अगर इससे रिलेटेड कोई है तो वो मेडिसिन अभी कौन सी ले रहा है, या फिर पेन किलर ले रहा है तो क्यों ले रहा है, मतलब प्रेजेंट मेडिकेशन क्यों ले रहा है और क्या ले रहा है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया सब्जेक्टिव पार्ट। यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव पार्ट फिनिश हुआ। इसमें हमें पेशेंट की पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी है। ओके, तो अब हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट की। ऑब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में ये आएगा सिर्फ ऑब्जर्व, क्या आपने पेशेंट को क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने में सबसे पहले आपका आएगा जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन मतलब पेशेंट कैसा दिखता है, थिन है, फैट है, ओबीज है, या फिर गुड है, नॉर्मल है, इस तरीके से आपको जनरल वर्ड लिखनी है। देन वेस्टिंग, अगर आपने पेशेंट को देखा और किसी भी तरीके की अगर आपको वेस्टिंग दिख रही है, मस्कुलर वेस्टिंग, तो आप ये लिख सकते हैं। देन आप उसमें लिखेंगे किसी तरीके का एडीमा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ मैंने एडीमा की बात करी है, तो एडीमा अगर आपको किसी भी तरीके का दिखता है तो आप एडीमा लिखेंगे कि पिटिंग है या नॉन पिटिंग है। देन आप बात करेंगे एनी बैंडेज, अगर कोई बैंडेज बंधी हुई है तो वहाँ पे स्कैब क्यों बंधी हुई है, क्या है, ये आपको पूरा ऑब्जर्व करना है और लिखना है। उसके बाद एटीट्यूड ऑफ लिम्ब। एटीट्यूड ऑफ लिम्ब को याद रखिए, आपको स्टैंडिंग में, सेटिंग में एंड सुपाइन तीनों आपको पोजीशन में देखना है। बिकॉज अगर पेशेंट स्टैंडिंग में है और वो अगर इस तरीके से खड़ा हुआ है थोड़ा स्कोलियोसिस पोजीशन, तो स्कोलियोसिस आपने डिफॉर्मिटी देखी कि स्कोलियोसिस डिफॉर्मिटी दिख रही है, बट जो स्कोलियोसिस डिफॉर्मिटी है वो साइडवे कर्वेचर ऑफ बैंडिंग की वजह से होती है। बट यहाँ पे पेशेंट हो सकता है कि उसको बैक पेन हो रहा हो, ऐसे करने से रिलीफ मिल रहा हो, तो वो इस तरीके से खड़ा हुआ हो। तो जब आप देखेंगे कि सिटिंग में पेशेंट सिटिंग में बिल्कुल प्रॉपर है, कोई स्कोलियोसिस नहीं है, तो जो स्कोलियोसिस थी वो मस्कुलर पेन की वजह से थी। देन आप सुपाइन में हो सकता है जब वो ऐसे करके खड़ा हो तो लर्चिंग गेट में, मतलब कि उसका पैल्विक इस तरीके से अपवर्ड हो। जब वो सुपाइन में लेटा होगा तो दोनों इक्वल होगा, तो इसके पीछे रीज़न क्या है। तो हमें ये जब हम देखेंगे किसी की स्टैंडिंग में, सेटिंग में एंड सुपाइन में, पेशेंट का एटीट्यूड ऑफ लिम्ब चेक करेंगे तो मार्क माय वर्ड्स ज़रूर देखना है कि वो एसोसिएटेड है या फिर ड्यू टू रीजनल कंडीशन की वजह से। ओके, एंड कोई भी डिफॉर्मिटी अगर आपको दिखती है तो वो भी आप ऑब्जर्वेशन में लिखोगे। देन सेकेंड हम बात कर रहे हैं ऑन पाल्पेशन। पाल्पेट करने में आप सबसे पहले टेंडरनेस करोगे। टेंडरनेस के ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। अगर जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें सिर्फ पेशेंट पेन की कंप्लीट करेगा, सेकंड में पेन होगा, विंसेस भी करेगा, पेन भी बताएगा। थर्ड में क्या है, विंसेस एंड वो क्या करेगा, विड्रॉ कर देगा। जैसे आप उसको पाल्पेट करने जाओगे तो पेशेंट क्या है, विड्रॉ, मतलब कि दर्द होगा तो वो हटा लेगा। फोर्थ में है पेशेंट नॉट अलाउ, पेशेंट आपको अलाउ ही नहीं करेगा पाल्पेट करने के लिए। ओके, तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 टेंडरनेस। हम बात कर रहे हैं पाल्पेशन में, तो पाल्पेशन में हम टेंडरनेस चेक करेंगे। ठीक, देन सेकंड हम देखेंगे टेम्परेचर ऑफ टिश्यू। हो सकता है इन्फ्लामेशन या कोई भी
किसी भी तरीके की वहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी है तो वहाँ पे उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो सकता है, हीटअप होगा वो एरिया। सॉफ्ट जो स्किन जो है उस स्किन का टाइप देखना है, हो सकता है किसी इन्फ्लेमेशन की वजह, फ्रैक्चर की वजह से, या कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से स्किन के टेक्सचर में चेंजिंग आ जाए, तो ड्राई है या मॉइस्चर है ये आपको लिखना है। देन आपको बात करनी है स्कार एडहेरेंट। अगर किसी तरीके का स्कार प्रेजेंट है, आप पाल्पेट कर रहे हो और स्कार आपको दिखता है, तो हो सकता है किसी का पहले ऑपरेशन हुआ हो तो आपको यहाँ एल्बो पे स्कार दिखेगा, तो हो सकता है नेलिंग प्लेटिंग इंसर्ट हो। तो आपको बहुत ही परफेक्शन के साथ और बहुत ही केयरफुली आपको स्कार को डिटरमाइन करना है। ये पाल्पेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हो सकता है अगर आपको कोई पेशेंट शोल्डर के पास पेन बता रहा है तो हो सकता है उसका पास्ट में कोई कार्डियो से रिलेटेड ऑपरेशन हुआ हो, तो वहाँ पे भी आपको स्कार दिख सकता है, स्टिचेस मार्क दिख सकते हैं। देन हम बात करने जा रहे हैं स्वेलिंग की। पेशेंट की जो स्वेलिंग है वो किसके वजह से है। अगर तुरंत इंजरी के इंस्टेंट आती है तो ड्यू टू ब्लड हो सकती है, 8 से 24 आवर्स बाद आ रही है तो ड्यू टू साइनोवियल रीजन की वजह से हो सकती है, और अगर बोनी हमें मिल रहा है तो ड्यू टू कैलस फॉर्मेशन की वजह। तो हमें ये अलग अलग डिस्क्राइब करना है पाल्पेशन में। तो जब हमने बात करी स्वेलिंग की, तो उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि क्रेपिटस साउंड। जब आप पेशेंट का एग्जामाइन करोगे, पेशेंट का असेसमेंट बनाओगे, तो हो सकता है कि अगर अर्थराइटिस का पेशेंट हो तो क्रेपिटस साउंड प्रेजेंट हो रहा हो, अगर बोन गैप रिड्यूस हो गया हो जॉइंट की वजह से तो वहाँ पे क्रेपिटस साउंड प्रेजेंट है या नहीं। तो ये आप सब कुछ पाल्पेशन में नोट करोगे। पाल्पेशन के बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन है वो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मोटर एंड सेंसरी। मोटर पार्ट में हम ये देखेंगे कि पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन कितना है, वो कितना कर पा रहा है, ओके। और जो सेंसरी पार्ट है उसमें हम ये चेक करेंगे कि ड्यू टू ऑर्थोपेडिक कंडीशन कोई सेंसरी कंडीशन तो उसके साथ एसोसिएटेड नहीं हो रही है। जैसे अगर किसी को कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ है तो पेन, टिंगलिंग, नमनेस आपके हैंड तक रेडिएट करेगी, तो इसलिए हम यहाँ पे सेंसरी पार्ट को देखेंगे। तो जब हम बात करते हैं मोटर पार्ट की, तो यहाँ बात करेंगे हम सबसे पहले एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, देन पैसिव। जब हम एक्टिव पेशेंट से बोलेंगे एक्टिवली मूवमेंट करने के लिए, तो हम देखेंगे वेयर एंड हाउ, मतलब पेन कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, कितनी रेंज ऑफ मोशन के बाद। जैसे किसी पेशेंट को एक्टिवली उसने करा 110 तक और उसके बाद उसे पेन होने लगा, तो हम वो नोटिस करेंगे कि पेशेंट ने इतना मूवमेंट किया और उसके बाद उसे पेन हो रहा था। देन वेदर मूवमेंट इंक्रीज पेन, कौन सा मूवमेंट करने से पेशेंट का पेन इंक्रीज हो रहा है। एंड पैटर्न, किस पैटर्न में पेशेंट मूव कर रहा है। हो सकता है पहले वो नॉर्मल हम फ्लेक्शन करेंगे तो जो हमारा ये पार्ट है ये हमारा सुपिनेशन में रहेगा, फोरआर्म एंड आर्म का, देन वी फ्लेक्स द हैंड। बट अगर किसी को प्रॉब्लम है या किसी तरीके से पेन हो रहा है तो उसको वेल आउट करने के लिए हो सकता है वो इस तरीके से फ्लेक्शन करे, ओके। तो हमें पैटर्न चेक करना है। उसके बाद ट्रिकी मूवमेंट, हो सकता है वो फ्लेक्शन करने के लिए एबल नहीं है, पेन हो रहा है या फिर मस्कुलर वीकनेस है या कोई भी ऐसा रीज़न जिसकी वजह से वो डायरेक्ट शोल्डर का फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा, तो वो पहले शोल्डर को एलिवेट करेगा, ये एलिवेट किया एंड देन फ्लेक्स किया, तो ये हुआ ट्रिकी मूवमेंट। तो आपको ट्रिकी मूवमेंट भी देखना है एक्टिव में। देन पैसिव, हो सकता है एक्टिवली उसने 110 किया ड्यू टू पेन की वजह से या मस्कुलर वीकनेस की वजह से। जब हमने पैसिवली मूव कराया उसको तो वो 110 से अबव किया। तो हम जब एक्टिव पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराएंगे और पैसिव जब हमने कराया 110, तो 110 से 120 या 30 तक गया और उसके बाद फिर उसे पेन स्टार्ट हुआ। तो ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस आया वो कितना आ रहा है रेंज ऑफ मोशन का, वो हमें नोटिस करना है, और किस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है वो हमें नोटिस करना है। देन उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं एंड फील। एंड फील जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड फील हम सेपरेटली अलग सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम बात करने जा रहे हैं एबनॉर्मल या नॉर्मल एंड फील की। यहाँ पे हम बात करेंगे एंड फील। एबनॉर्मल एंड फील जो हो सकता है सॉफ्ट हो, बॉगी हो, हार्ड हो, एम्प्टी हो। तो ये जो एंड फील है वो हो सकता है ड्यू टू
अकॉर्डिंग टू अलग अलग कंडीशन की वजह से। अब हम बात करने जा रहे हैं एंड की। जब हम बात कर रहे हैं तो लेदरी, स्प्रिंगी इस तरीके से हो सकता है। लास्ट है कैप्सुलर पैटर्न। कैप्सुलर पैटर्न क्या है आपको वो लिखना है। शोल्डर का अलग, एल्बो, हर एक जॉइंट का अपना कैप्सुलर पैटर्न होता है, तो उस हिसाब से आपको कैप्सुलर पैटर्न लिखना है। देन आपको एमएमटी, मसल्स टेस्ट करने के लिए कि कितनी पावर है, उसमें आपको एमएमटी डन करनी है यहाँ पे मोटर पार्ट में। आफ्टर एमएमटी के बाद आपको जॉइंट जो रेंज ऑफ मोशन है वो क्लोज पैक एंड ओपन पैक पोजीशन दोनों में आपको उसका असेसमेंट लेना है। जैसे आपने शोल्डर का कराया तो अभी ये हमारा ओपन है, ओपन पैक यानी लूज पैक पोजीशन में हमने उसे फ्लेक्शन करवाया। देन हमने कुछ ग्रिप हाथ में कोई वेट या फिर कुछ भी हमने ऑब्जेक्ट लिया, अब ये क्लोज हो गया, देन उससे लिफ्ट करना है। ओके, तो ओपन एंड क्लोज बोथ कंडीशन में हमें जॉइंट का असेसमेंट लेना है। जब हमने जॉइंट की बात करी कि हमें जो जॉइंट मूवमेंट चेक करने हैं वो लूज और क्लोज पैक पोजीशन में चेक करने हैं। अब उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी। जो लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी है वो ज़रूर हमें चेक करनी है, क्योंकि लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी होने की वजह से बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब होता है, और जब बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब होती है तो हमारी मसल्स जो हैं अल्टर्ड वर्क हो जाता है, जॉइंट का लाइन ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब, स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब हम बात कर रहे हैं लास्ट आपकी लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी, तो एपरेंट लेंथ एंड ट्रू लेंथ बोथ हमें इंक्लूड करना है इसके अंदर, दोनों को लिखना है। देन हम बात करने जा रहे हैं सेंसरी पार्ट की। जब हमने ये पूरा मोटर पार्ट फिनिश किया, अब हम बात कर रहे हैं कुछ सेंसरी। सेंसरी में क्या है कि अगर कोई ऑर्थोपेडिक कंडीशन के वजह से सेंसरी कंडीशन डेवलप हो रही है, सेंसरी नर्व्स कंप्रेस्ड हो रही है, तो क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसेशन। जो सेंसेशन है सुपरफिशियल, डीप एंड कंबाइन। जो सुपरफिशियल पेन, टेम्परेचर, ये सारी जो हमारा डीप है उसमें प्रोप्रोसेप्शन, काइनेस्थीशिया, ये सब कुछ, एंड वाइब्रेशन। एंड जो कंबाइन है उसमें ग्राफिस्थीशिया वगैरह, पेशेंट दोनों के बारे में किसी चीज़ के बीच में डिफरेंस कर पा रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली ऑर्थोपेडिक कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड साइन सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। इसलिए हम सिर्फ न्यूरोलॉजिकल पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ न्यूरोलॉजिकल पार्ट्स हम समझेंगे सेंसरी में, सुपरफिशियल एंड डीप रिफ्लेक्सेस। उसके बाद जब हम रिफ्लेक्सेस चेक कर लें, उसके बाद कोई क्लोनस, कोई मस्कुलर टाइटनेस या फिर मस्कुलर टाइटनेस या स्पाज्म या टेंडरनेस तो प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अगर सीवियर। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ कन्फर्मेटिव ऑर्थोपेडिक टेस्ट। जैसे पेशेंट आए, पेशेंट ने कहा कि मेरे को ये यहाँ पेन हो रहा है एंटीरियर साइड शोल्डर पे, तो हम क्या करेंगे, हो सकता है बाइसिपिटल टेंडनाइटिस हो, तो हम वहाँ पर यागान टेस्ट और लिपमेंस टेस्ट को अप्लाई करेंगे। पेशेंट ने बोला इंटरनल रोटेशन करने में पेन हो रहा है और उसको साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर थोरेसिस आउटलेट सिंड्रोम है तो हम उसके लिए रूज टेस्ट, अगर पेशेंट ने कहा एल्बो पेन है तो उसे हमें लगा अगर टेनिस एल्बो है तो हम उसके लिए कजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। बट समटाइम्स टेस्ट के साथ साथ आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी अप्लाई करनी है। हो सकता है आपने देखा कि पेशेंट को एल्बो पेन हो रहा है और आपने कजन टेस्ट किया, पॉजिटिव आया, मगर हो सकता है उसको मस्कुलर वीकनेस की वजह से आ रहा हो सकता है कि कोई और रीज़न हो, वो गिरा हुआ हो, इंजरी हो, या फिर कोई भी ऐसी चोट लगी हो उसके वजह से आ रहा हो। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, और कंफर्मेटिव टेस्ट के बाद आप एक बार कंफर्म करने के बाद फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो ये मैंने आपको आज बताया ऑर्थोपेडिक असेसमेंट, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो इसके जो ये मैंने आपको पूरा बताया, ये ख़त्म होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, आप उसको भी देख सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू। आज का